किधर है? ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको मेरी? ओके, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने रूमेटोलॉजी में से 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। एक हमने क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस पढ़ लिया है और एक हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ लिया है। आज हमने गाउट का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है सेप्टिक आर्थराइटिस आज हमने गाउट का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस दैट इज़ सेप्टिक आर्थराइटिस उसको देखना है और जो हमारा मेजर टॉपिक है जो यूक्यू भी आता है काफ़ी दैट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस और वो लॉन्ग केस में भी आपको मोस्टली पेशेंट जो है उसका मिल जाता है।
तो आज हमने उसको देखना है। हमने बात की थी कि मोनोआर्थराइटिस की। मोनोआर्थराइटिस में हमने दो मेन एग्जांपल्स पढ़ी थी। वन इज सेप्टिक आर्थराइटिस एंड अदर इज गाउट। गाउट का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि गाउट और सूडो गाउट का हमने, वेट अ मिनट, अब ज्यादा, अच्छा अब लीव ना करे कोई भी बार बार। अब पेज नंबर इज 1019, right after fibromyalgias. We'll see the topics जो हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, हम उनको एंड पे देखेंगे, जो हम बीच में से स्किप कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को यूक्यूज और जिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वाले करा रही हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 1019 पे है सेप्टिक आर्थराइटिस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसको कवर करते हैं और फिर इसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे जाएंगे। सेप्टिक आर्थराइटिस सेप्टिक आर्थराइटिस जो है एक मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है गाउट का, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेम ऐसी ही होती है जैसे गाउट की होती है। गाउट में पेशेंट अक्यूट पेन के साथ, स्वेलिंग के साथ और रेडनेस ओवर जॉइंट के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। समटाइम्स जॉइंट में इफ्यूजन भी हो जाती है और एडीमा के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन गाउट और सूडो गाउट को हम लोग कैसे उसका डायग्नोसिस करते हैं? उनके रिस्क फैक्टर्स पे या उनकी पास्ट हिस्ट्री पे। फॉर एग्जांपल पेशेंट हाइपरटेंसिव है, या पेशेंट जो है कि कोई उसको इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, या उसको कोई हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और सूडो गाउट को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि पेशेंट या तो हाइपरपैराथायराइडिज्म का पेशेंट है या फिर हीमोक्रोमेटोसिस का पेशेंट है, ठीक है, इस तरह से। और माइक्रोस्कोपी पे हमने जैसे बात की थी कि हम माइक्रोस्कोपी करके तो पोलराइज्ड लाइट के अंदर हम देख सकते हैं कौन नेगेटिवली बायरेफ्रेंजेंट है, कौन पॉजिटिवली बायरेफ्रेंजेंट है, किसके नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं, किसके रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स हैं। यहाँ तक बात होगी उनकी। नाउ देयर इज अनदर टॉपिक नोन एज सेप्टिक आर्थराइटिस। अच्छा, सेप्टिक आर्थराइटिस के नाम से पता चल रहा है सेप्सिस, ठीक है, मतलब कि ये इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर गया है और ब्लड के अंदर से स्प्रेड करके जॉइंट के अंदर आया, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया चला जाता है, इसी तरह अगर ब्लड के थ्रू किसी भी जैसे हेमाटोजेनस स्प्रेड है, लिम्फेटोजेनस स्प्रेड है, इनके थ्रू कोई भी पाथवे के थ्रू वो किसी ऑर्गन के अंदर डिपॉजिट हो गया है तो उसके नाम से, जिस तरह अगर वो जॉइंट में डिपॉजिट हो गए तो उसको कहेंगे सेप्टिक आर्थराइटिस, लेकिन उसका सोर्स कहीं और है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई एक आपके पास यंग मेल है या यंग फीमेल है और उसकी हिस्ट्री ये थी कि 3 डेज पहले उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और अब पेशेंट के जॉइंट में भी पेन होना शुरू हो गई है। और अब जो पेशेंट के जॉइंट में पेन हो रही है उसके साथ जो पेशेंट का जॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्वेल किया हुआ है, बहुत ज्यादा स्वेयर पेन है, अक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आपके पास आएगा। तो यहाँ पर कोई आपको ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलेगी कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है या फलां है, या जिससे आपको लगे कि ये गाउट है या सूडो गाउट है। इस तरह की आपको कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी? या तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, डायबिटीज होगी पेशेंट को, ठीक है। और कोई प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट की डिजीज चल रही है। और इम्यूनो कंप्रेशन में, इम्यूनो सप्रेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? कोई डिजीज लाइक HIV, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस, और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, या पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है जिससे आपकी इम्यूनिटी लो हो और आपको माइल्ड सा इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा जो है अटैक करे। तो इसमें पेशेंट की हिस्ट्री ये होगी कि 1 हफ्ते से पहले उसको कोई इन्फेक्शन चला आ रहा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, और वो हेमाटोजेनस स्प्रेड के थ्रू वही इन्फेक्शन जो है वो जॉइंट में आ गया जिसकी वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस रिजल्ट होता है, ठीक है। और अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स तो हम लोगों ने देख लिए क्या क्या है। दोबारा से एक दफा लिस्ट डाउन करती हूँ इसके रिस्क फैक्टर्स, या आपको किस तरह पता चलेगा कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देयर मे बी हिस्ट्री ऑफ स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, और देयर मे बी हिस्ट्री ऑफ प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट डिजीज एंड या इम्यूनोसप्रेशन पे है पेशेंट, ठीक है। इसमें से बस ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इस पे यूक्यू नहीं आता है कभी।
या कभी आया नहीं है इसका यूक्यू। सेम वैसे ही प्रेजेंटेशन होगी, मोनोआर्थराइटिस होगा पेशेंट को, ठीक है, और हॉट रेड स्वॉलन विद पेन एट रेस्ट एंड ऑन मूवमेंट। रिस्ट्रिक्टेड होगा जॉइंट, मूवमेंट नहीं कर पाएगा वो जॉइंट किसी भी प्लेन में, जिस प्लेन में भी वो करता है, ठीक है, और पेन होगी बहुत ज्यादा, स्वॉलन, पोर्ट एंड रेड होगा, ठीक है। ये तीनों सूडो गाउट, गाउट और सेप्टिक आर्थराइटिस तीनों की एक जैसी प्रेजेंटेशन है, हमसे डिफरेंशिएट इनके रिस्क फैक्टर्स या पास्ट हिस्ट्री पे करते हैं, ठीक है। कोई भी जॉइंट इफेक्ट हो सकता है, नी, हिप और लोअर लिम्ब के जॉइंट्स मोस्ट कॉमनली होते हैं। अच्छा, अब बात आती है ऑर्गेनिजम्स की। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग सेप्टिक आर्थराइटिस, दैट इज स्टैफ ऑरियस, ठीक है। स्टैफ ऑरियस जो है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, ये वाला, ठीक है। अडल्ट्स में, बच्चों में स्टैफ ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो सेप्टिक आर्थराइटिस कराएगा। जो यंग मेल्स हैं या सेक्सुअली एक्टिव मेल्स हैं, उनके अंदर निजेरिया, गोनोरिया आ जाता है, हमारे पास गोनोकोकल इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है। मतलब कि 15 से लेके 30 तक अगर किसी मेल के अंदर, या 15 से 35 की एज के अंदर मेल के अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस रिजल्ट कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली उसकी कॉज गोनोकोकस ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। इसके अलावा भी सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, ये लास्ट में उन्होंने बताया मैं, लेकिन ये 2 ऑर्गेनिजम्स आपने, स्टेफिलोकोकस ऑरियस मतलब ओवरऑल, और जो यंग सेक्सुअली एक्टिव मेल्स हैं उनके अंदर ज्यादा स्टेफ ऑरियस से भी गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है। और लेस कॉमनली सेप्टिक आर्थराइटिस में बी कॉज्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसे याद रखनी है। जैसे गाउट के अंदर और सूडो गाउट के अंदर हमने सबसे पहले जॉइंट एस्पिरेशन की थी, ये भी पेशेंट आपके पास उसी कंप्लेन के साथ आया है। ये इस दफा हमारा प्रॉफ का एक एमसीक्यू था। बेसिकली इट वाज नॉट इन मेडिसिन, इट वाज इन सर्जरी आई गेस। वो एमसीक्यू ये था कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्टिक आर्थराइटिस एंड गाउट। तो सबसे पहले आपने जॉइंट एस्पिरेशन करनी है, तो उसकी बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। जॉइंट एस्पिरेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर उसके अंदर क्रिस्टल्स हैं तो वो गाउट है, अगर उसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं है और न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत ज्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे मेन की इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज जॉइंट एस्पिरेशन, ठीक है। और फिर आप ब्लड कल्चर भी लोगे, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है हेमाटोजेनस स्प्रेड के थ्रू जॉइंट के अंदर आया, तो आप उसके ब्लड कल्चर्स भी लेते हो, ठीक है। और अच्छा, अब हम देखेंगे कि जॉइंट एस्पिरेशन में हमें मिलता क्या है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस कराती हूँ। जब हमने सबसे पहले साइनोवियल फ्लूइड को ग्राम स्टेन के लिए या कल्चर के लिए भेज दिया है, तो 90% में कल्चर जो है वो ग्राम स्टेन जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। मतलब जो कल्चर है वो 90% पॉजिटिव आता है, और जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं हम उसके अंदर वो 50% पॉजिटिव आती है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। और सेम हमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज्ड मिलेंगे, ईएसआर, सीआरपी, जहां पे भी स्वेयर इन्फ्लेमेशन है वहां पर आपको ये रेज्ड मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने डिफरेंशिएट इसको कहाँ पे करना है। एक हमने बात कर ली हिस्ट्री की, पास हिस्ट्री की बात कर ली, ठीक है, कि गाउट को वहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, और जॉइंट एस्पिरेशन पे क्रिस्टल्स की भी बात कर ली। लेकिन अब बात आती है न्यूट्रोफिल के लेवल की। ल्यूकोसाइटोसिस हमें गाउट के अंदर भी मिलेगी, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर भी हमें वो भी एक इन्फ्लेमेटरी ही है, उसके अंदर भी हमें न्यूट्रोफिल के लेवल ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जो लेवल है वो गाउट के अंदर कम है, और जो सेप्टिक आर्थराइटिस है उसके अंदर ज्यादा है। सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर 10,000 से लेकर 1 लाख तक पोलीमॉर्फो जो है ना, पीएमएन न्यूट्रोफिल्स आपको मिल सकते हैं, पोलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लेवल अगर आपको मिल रहा है ना पीएमएन्स का या न्यूट्रोफिल्स का, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। क्योंकि गाउट के अंदर ऑल्दो इतनी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि इतना ज्यादा न्यूट्रोफिल्स का लेवल उसके अंदर रेज कर जाए, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ये है इसकी मैनेजमेंट। जहां पर भी बुक में, डेविडसन में, ये आपको इस तरह का टेबल आपको जगह जगह पे मिलेगा। जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे उसका भी ऐसा मिलेगा आपको। कुछ और डिजीजेज हैं,
एपिलेप्सी का है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का है, स्टेटस अस्थमेटिकस का है। तो उनके भी आपको जहां जहां पे भी आपको ये वाले बॉक्सेस मिलेंगे ना ट्रीटमेंट के, उनको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये जो वैसे 24.50 सेप्टिक आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये अगर आपको कभी भी इसका सिनेरियो आ सकता है तो आपको यही ट्रीटमेंट आएगा इसका लिखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने पेशेंट का जब आपके पास सेप्टिक आर्थराइटिस आपने सस्पेक्ट किया है, पेशेंट को सस्पेक्ट कैसे किया, उसकी हिस्ट्री की बेस पे और उसकी प्रेजेंटेशन की बेस पे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एस्पिरेट किया जॉइंट को। उस एस्पिरेट से क्या होगा, एक वो उसका थेराप्यूटिक है और एक उसका डायग्नोस्टिक है, उसको रिलीफ भी मिल जाएगा और आप फौरन से उसको सैनोविल फ्लूइड को ग्राम स्टेन और कल्चर के लिए भेज दोगे। ठीक है, और बाकी आपने ब्लड कल्चर कराना है उसका लेके, और ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी दोबारा इन्वेस्टिगेशंस भी रिवाइज होगी सेप्टिक आर्थराइटिस की, और हमने फौरन से पेशेंट को जो है फ्लूक्लोक्सासिलिन स्टार्ट करा देनी है। ठीक है, ये इसकी जो है हमारे पास, मतलब ये आपने अभी कल्चर की रिपोर्ट आपके पास पॉजिटिव नहीं आई है। ठीक है, आपको नहीं पता कि कौन सा बैक्टीरिया है, आपको नहीं पता कि बैक्टीरिया ही है या किसी और इन्फेक्शन के, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। तो आपने ये स्टार्ट करा देनी है इसको। ठीक है, एम्पेरिकल थेरेपी फ्लूक्लोक्सासिलिन जो है ये स्टार्ट करा देनी है पेशेंट को। अगर वो पेनिसिलिन एलर्जिक है तो आपने क्लिंडामाइसिन पे पेशेंट को लगा देना है। ठीक है, और अगर आपको फॉर एग्जांपल यूटीआई के साथ पेशेंट प्रेजेंट, यूटीआई की हिस्ट्री थी और अब वो सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट किया है, तो आप ग्राम नेगेटिव का सस्पेक्ट करोगे और आप उसको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जेंटामाइसिन पे लगा दोगे। ठीक है, अच्छा, एक बात भी याद रख लो कि जहां पे भी आपको एम्पेरिकल थेरेपी का आ जाए ना क्वेश्चन, तो वहां पर थर्ड जनरेशन पेनिसिलिन, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये 3 ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखनी है। थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को कवर करेंगी, तो ये आपने मेन याद रखनी है। ठीक है, इसमें आपने पेशेंट को पहले पेनिसिलिन दी, और अगर वो एलर्जिक है तो क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन के बाद आप अगर ये सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये ग्राम नेगेटिव को भी कवर करनी चाहिए, तो आप उसके अंदर जेंटामाइसिन या जिसको अमाइनोग्लाइकोसाइड कहते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। ऑब्वियसली अब आपने ये कवर कर लिया सारा, उसके बाद आप उसको एक इंट्रावेनस एनाल्जेसिक दोगे। ठीक है, और सीरियल नीडल एस्पिरेशंस करते रहोगे जब तक के जॉइंट जो है वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि उसके अंदर जितनी इफ्यूजन है हम निकाल ना लें उस जॉइंट से, तब तक आप उसकी सीरियल नीडल एस्पिरेशंस करते जाओगे, 2 to 3 टाइम या 1 to 3 टाइम्स डेली और एज रिक्वायर्ड। ठीक है, और क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई होती है, जॉइंट स्टिफ हुआ होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, तो आप इसको मसल वे या अगर आप इसको जॉइंट को यूज नहीं करोगे तो ये क्रॉनिक स्टेट में भी जाना शुरू हो जाता है। तो अर्ली रेगुलर पैसिव मूवमेंट जो है आपने स्टार्ट करा देनी है। ठीक है, पैसिव मूवमेंट और एक्टिव मूवमेंट में फर्क क्या होता है? पैसिव मूवमेंट ये होती है कि हम करा रहे हैं, ठीक है, हम खुद पेशेंट को बता रहे हैं, और एक्टिव मूवमेंट है कि पेशेंट खुद कर रहा है। ठीक है, पहले हम करवाएंगे और फिर पेशेंट खुद करना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज एक्टिव मूवमेंट। दोबारा से एक दफा मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज सेप्टिक आर्थराइटिस, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो। सेप्टिक आर्थराइटिस को गाउट से डिफरेंशिएट करना है मेनली हमने। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज सेम लाइक दैट ऑफ गाउट और सूडो गाउट। पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है सडनली विद पेन, हॉट रेड स्वॉलन जॉइंट के साथ प्रेजेंटेशन है पेशेंट की, लेकिन हिस्ट्री डिफरेंट है। हिस्ट्री डिफरेंट क्या है, यहाँ तो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यहाँ पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट है, और यहाँ वो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स पे है, या उसको पहले कोई 5-6 दिन पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था, लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ है उसको, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस था, अब वो हेमाटोजेनस स्प्रेड से स्प्रेड करके सेप्टिसीमिया हो गया, और वो पेशेंट सेप्टिक आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, अभी मुझे वो एक मतलब अच्छी लगी थी। ये नजर आ रही है सबको? जी आपी। ठीक है, इसमें लास्ट 2 जो है ना हमारे पास, ये वाले और ये वाले,
ठीक है, एक इन्फ्लेमेटरी और सेप्टिक। ये साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस है, ये यूएसएमएल की बुक से फर्स्ट एड से मैंने उठाया। ठीक है, कलर को आप लोग स्किप कर दो, विस्कोसिटी को स्किप कर दो, आप WBC PMN के लेवल्स को देखो। ठीक है, जो WBC का लेवल है वो इन्फ्लेमेटरी के अंदर जो है वो 1000 से 10,000 तक है। ठीक है, लेकिन जो सेप्टिक आर्थराइटिस है उसके अंदर 1 लाख तक वो लेवल जा रहा है। और जो PMN का लेवल है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का जो लेवल है वो मोर देन इक्वल टू 50% अगर है तो इन्फ्लेमेटरी, लेकिन अगर वो 75% क्रॉस कर गया है तो दैट मीन्स के दिस इज कंफर्म कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। ये 2-3 चीजें इस तरह आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको इन्फ्लेमेटरी जो गाउट है उसके अंदर क्रिस्टल्स वगैरह भी मिलेंगे। ये इन्फ्लेमेटरी के अंदर मैं गाउट ला रही हूँ, सूडो गाउट ला रही हूँ। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, इससे आपको पता चल जाएगा। ओके okay. अब हम चलते हैं ऑस्टियोमालाइटिस देख लेते हैं। हम छोटा सा एक टॉपिक है ऑस्टियोमालाइटिस में से। बेसिकली आपको बस यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से ऐसे कुछ करने वाला नहीं है, ना कभी उसका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, या सेप्टिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस, बेसिकली ना इन सब की प्रेजेंटेशन एक होती है। कोई मुझे ये बताएगा कि इनमें फर्क क्या है ऑस्टियोमाइलाइटिस में? अच्छा, आई गेस अभी नहीं पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। ऑस्टियोमाइलाइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस की ना प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। यस एग्जैक्टली, ऑस्टियोमाइलाइटिस में बोन इन्वॉल्व होती है, ऑल्दो सेप्टिक आर्थराइटिस में भी बोन इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन सेप्टिक आर्थराइटिस इज जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट। ऑस्टियोमाइलाइटिस में जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट एज अ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी वो एक बोनी जो या उसकी शेफ्ट पे होगी या किसी और, मतलब उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस है ना वो नहीं इन्वॉल्व हो रही होती ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री कैसे है कि ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को, थाई पे उसके चोट लगी है, या थाई पे वो वाइल प्लेइंग क्रिकेट और वाइल प्लेइंग फुटबॉल उसके हिट किया है फुटबॉल ने, या वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गिरा है और उसके बाद पेशेंट एक बोन पेन के साथ या थाई पे पेन के साथ वो प्रेजेंट किया है। ठीक है, और वहां पर रेड हॉट और स्वेल किया हुआ है वो वाली जगह। तो इससे हम लोग ये समटाइम्स देख लेते हैं, हम ये इन्फर कर लेते हैं कि शायद ये सेप्टिक आर्थराइटिस की प्रेजेंटेशन है। हालांकि सेप्टिक आर्थराइटिस तो एक जॉइंट को इन्वॉल्व करे तो फिर हम उसको सेप्टिक आर्थराइटिस लेबल करेंगे ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑस्टियोमाइलाइटिस में जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता। ऑस्टियोमाइलाइटिस की प्रेजेंटेशन होगी कि बोन मार्किंग या किसी बोन पे आपके चोट लगी है, ठीक है, थाई पे चोट लगी है, फोर आर्म पे चोट लगी है, लेकिन जॉइंट की बात स्टार्ट में नहीं होगी। जॉइंट की बात ऐसा कॉम्प्लिकेशन में हो सकती है। ठीक है, इसमें भी वैसी ही आपके पास सारी चीजें हैं कि डायबिटिक है पेशेंट, इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स पे है, या उसको कोई वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है बाय एनी डिजीज लाइक HIV। ठीक है, और रिसेंट कोई इन्फेक्शन हुआ है उसको और वो हेमाटोजिनस स्प्रेड से वो कर गया, ठीक है, स्प्रेड कर गया है और वो उसने बोन को इन्वॉल्व कर लिया है। तो वो यहाँ पर भी वो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम पैथोलॉजी में पढ़ते थे, लेकिन वो सर्जरी में सर आपको जरूर पढ़ाएंगे, सिक्वेस्ट्रम और इन्वॉल्क्रम। ठीक है, वो यहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छा सबसे पहले इसमें भी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज, ओवरऑल जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इम्प्लीकेटेड ऑर्गेनिज्म होता है इसके अंदर, दैट इज स्टैफ ऑरियस, दिस वन। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली इम्प्लीकेटेड इसमें स्टैफ ऑरियस है सबसे ओवरऑल। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि सिकल सेल डिजीज के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कराता है, दैट इज, और कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है, दैट इज सैल्मोनेला का इन्फेक्शन। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिजम्स आपने इसके अंदर याद रखने हैं, बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो सेम है कि सिकल सेल डिजीज के पेशेंट के अंदर सैल्मोनेला है, और ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली इम्प्लीकेटेड है दैट इज स्टैफ ऑरियस। ठीक है, ये चीज आपने इसके अंदर से याद रखनी है। एक मिनट, presentation is with localized bone pain and tenderness, night sweats and pyrexia.
ठीक है। एडजेसेंट ज्वाइंट उसका हो सकता है, लेकिन जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी वो बोन पेन के साथ आएगा, ठीक है। बस आपने ये डिफरेंस इसके अंदर याद रखना है। और इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू के साथ पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है ना, ऑब्वियसली हमें, अब पेशेंट ये तो नहीं कहेगा ना कि मेरी बोन के अंदर पेन हो रही है, वो तो ऊपर ओवरलाइन सॉफ्ट टिश्यू एरिया बोन का बताएगा ना कि उसके यहाँ पे पेन हो रही है। तो यू विल गो फॉर एन एमआरआई। एमआरआई इज मोस्ट सेंसिटिव एज कम्पेयर टू एक्सरे फॉर डिटेक्टिंग अर्ली चेंजेस। एक्सरे में आप अर्ली चेंजेस आपको कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। आप पेशेंट का अगर एमआरआई कराओगे तो वो ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू एक्सरे, ठीक है। और फिर आप ब्लड कल्चर्स लोगे पेशेंट के, और ईएसआर और सीआरपी आपको रेज मिलेगा एज उसके अंदर। फिर उसके बाद आपने पेशेंट को जो है कल्चर ले लिया आपने, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे स्टार्ट करा देना है, ठीक है। पहले 2 हफ्ते जो है पेशेंट को आपने आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, और उसके बाद पेशेंट को आपने और ओरल पे लगा देना है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स आर दोज फॉलोड बाय सेप्टिक आर्थराइटिस। सेम वैसा ही ट्रीटमेंट है, इसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वैसे ही आपने फ्लूक्लोक्सासिलीन पे स्टार्ट कराना है पेशेंट को, अगर उस पर एलर्जी की, क्लिंडामाइसिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड ऐड कर देनी है। और आपके पास जब भी कल्चर आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये जो है कौन सा बैक्टीरिया, तो आपने उसके हिसाब से उसको एंटीबायोटिक पे लगा देना है, फिर आपने एम्पेरिकल थेरेपी स्टॉप कर देनी है, ठीक है। देयर इज वन कंडीशन जिसमें आप एंटीबायोटिक को स्टॉप नहीं करते हो, और बैक्टीरिया जो है आपको पता चल जाता है कि बैक्टीरिया, आप एम्पेरिकल थेरेपी पे रखते हो पेशेंट को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था वाइवा में किसी से कि आपके पास एक पेशेंट आया है, आपने उसका कल्चर लिया है, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस का पेशेंट है या किसी भी सेप्टिसीमिया का पेशेंट है, सेप्टिक आर्थराइटिस की सेप्सिस की किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आया है, और कल्चर लिया है आपने, आपको नहीं पता अभी कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और आपने पेशेंट को एम्पेरिकल थेरेपी पे लगा दिया। अब जब आपके पास कल्चर आया है, तो कल्चर में आपको पता चल गया है कि फलां बैक्टीरिया है, या स्टैफ ऑरियस है, या फिर सैल्मोनेला है, लेकिन देयर इज वन कंडीशन कि आप फिर भी उसके हिसाब से एंटीबायोटिक नहीं दोगे। तो वो क्या कंडीशन हो सकती है कि जिसमें आपको एंटीबायोटिक को चेंज नहीं करना पड़ेगा? वो कंडीशन बहुत सिंपल सा आंसर था वैसे, मतलब हमें भी उस टाइम पे समझ नहीं आया था, लेकिन वो आंसर ये था कि वो ओके, उसी बैक्टीरिया, मतलब जिस कंडीशन से पेशेंट जो है, तो जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ऑलरेडी काम कर रही होंगी। हाँ, मतलब ये आंसर इसी तरह का ही है। अब उसके मतलब उससे पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उस ट्रीटमेंट को, तो हम वो उसको स्टॉप नहीं कराएंगे, बेशक वो जी। उसके लिए, उस बैक्टीरिया के लिए है भी नहीं, ठीक है। उस बैक्टीरिया के लिए उसको नहीं बताया गया है कि ये इस बैक्टीरिया के लिए आप दी जा सकती है, लेकिन अगर वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपने उसको दे देनी है। मैं रबिया रिपीट करती हूँ, क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन? ये था कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया है सेप्सिस के साथ, और आपने कल्चर लिया उसका ब्लड कल्चर, और आपने एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट करा दी है पेशेंट को पहले ही, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करा दिए हैं, ठीक है। और फिर आपके पास कल्चर की रिपोर्ट आ गई है जो कि ऑलमोस्ट 72 आवर्स के बाद आती है, 5 डेज के बाद आती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला है कि ये बैक्टीरिया जो है, इसके लिए जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दैट इज नॉट फॉर दिस बैक्टीरिया, तो हमें चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हो सकता है आपको ना चेंज करनी पड़े, अगर वो पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहा है उस एंटीबायोटिक को, तो आपको नहीं चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट इज वन कंडीशन जिसके अंदर आपको चेंज नहीं करनी पड़ती। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका रिपीटेड यूक्यू आता है, ठीक है। और समटाइम्स इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे एमसीक्यू भी आ जाते होते हैं। अच्छा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में एक बात बता देती हूँ कि इट इज एन ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। ये 3 वर्ड्स आपने इसके बारे में याद रखने हैं। इट इज एन ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। अक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं होती है इसकी, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ऑब्वियसली आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज मिलेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी आपको मिलेंगी। ऑटो इम्यून डिजीज जहाँ पे भी आ जाती है, जिस जगह की भी है, उसके साथ साथ उसकी बहुत ज्यादा एसोसिएशंस होती हैं। जहां जहां पे भी हमने ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ी है,
उसके साथ हमने ये जरूर पढ़ा है कि वो बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह प्रेजेंट करती है कि ये एक ऑटो इम्यून क्रॉनिक एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, और फीमेल को थोड़ा ज्यादा प्रिपॉर्टनेस है इसकी, एज हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो है ऑटो इम्यून डिजीजेस और एंडोक्राइनोलॉजी की जितनी भी डिजीजेस हैं ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती हैं। ये इतनी लंबी इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखी हुई है, इसके अंदर से हम जो फिगर नंबर 24.32 है हम इसको देखते हैं और इसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेस है ना, एट द एंड दे बिकम इम्यूनोजेनिक। इम्यूनोजेनिक हो जाती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करना शुरू करती हैं, और इम्यून सिस्टम में हमारे दो सेल्स आते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। तो उन्हीं का ही मेन रोल होता है, ठीक है, एट द एंड। और बी सेल्स आगे फिर प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है, प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो यही सारा इसका पाथवे है। बेसिकली होता क्या है कि जेनेटिकली और इन्वायरमेंटल प्रीडिस्पोजिशन है, ठीक है। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक स्मोकिंग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टार्ट वो कहते हैं कि एक होस्ट प्रोटीन है, ठीक है, और वो जब उसके ऊपर ये इन्वायरमेंटल और जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स एक्ट करते हैं तो उसकी मिसफोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, प्रोटीन मॉडिफाइड हो जाती है, दैट इज मिसफोल्डेड प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन बिकम्स इम्यूनोजेनिक, ठीक है। इम्यूनोजेनिक प्रोटीन आगे क्या करेगी, डेंड्रिटिक सेल को एक्टिवेट करेगी। डेंड्रिटिक सेल को एक्टिवेट करने के बाद जो है टी सेल को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। एक्टिवेटेड टी सेल्स आगे वही इंटरल्यूकिन्स और टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, इन सब को रिलीज करना शुरू करती है, मैक्रोफेजेस रिलीज करती है, और ये अक्यूट फेज प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और यही जो आगे हैं फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिव करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट आगे ये सारा इन्होंने पाथवे बताया हुआ है। अच्छा, टी सेल्स आगे, एक्टिवेटेड टी सेल्स जो रैंक एल पाथवे होता है उसको एक्टिवेट कराती हैं। रैंक एल जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो रीअब्सॉर्बिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। वो बोन के अंदर से रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा करा देते हैं और बोन वीक होना शुरू हो जाती है, जिसे हम ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। और बोनी इरोजन स्टार्ट हो जाती हैं। फिर कुछ ऐसे इंटरल्यूकिन्स और आगे टीएनएफ से रिलीज होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से पेन और वेजोडाइलेशन, दैट्स व्हाई वी से कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। और उसके बाद ये टी सेल्स जो हैं बी सेल्स को एक्टिवेट कराते हैं। बी सेल्स आगे एक्टिवेट होके प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स ऑटो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और ऑटो एंटीबॉडी से वेस्कुलाइटिस होता है। अच्छा, अब हमें बोनी इरोजन, पेन एंड वेजोडाइलेशन वाली बात की समझ आ गई, जॉइंट की भी क्यों इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो भी समझ आ गया। अब ये जो वेस्कुलाइटिस है ना, ये आगे हमारे स्किन में वेसल्स पड़ी हैं, ये हमारे आई में वेसल्स पड़ी हैं, ये हमारे लंग्स में पड़ी हैं। मतलब जहां जहां पर भी वेसल्स है ना, ये वहां पर कहीं पे भी पूरी थ्रू आउट द बॉडी ये वेस्कुलाइटिस जो है वो एक्ट करता है, और हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इसलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आती हैं, आई की इन्वॉल्वमेंट, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट, और स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट, हर किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट ऐसे हो रही होती है इसके अंदर, ठीक है। बस इसके अंदर से अगर आपको कभी जरूरत पड़े ना कि आपने कुछ ज्यादा समझना है इसके अंदर से, तो आप इसको देख सकते हो, वरना ये कोई नहीं पूछता आपको, नॉट इवन इन एमसीक्यूज। नहीं, ये आपको कहीं पे भी करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है। सॉरी, किधर चला गया। यस एग्जैक्टली। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसमें से आपको, हाँ, अगर किसी ने अपना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना हो ना कि हम ये वाले ड्रग्स क्यों दे रहे हैं इसके अंदर, हम कोई और ड्रग्स क्यों नहीं दे रहे, तो बेसिकली जो हम ड्रग्स दे रहे होते हैं ना वो इस, एक मिनट में दोबारा खोलती हूँ, जो हम ड्रग्स दे रहे होते हैं ना वो इन्हीं इंटरल्यूकिन्स और इन्हीं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं या इनके एनालॉग्स दे रहे होते हैं। तो हाँ, उसके लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना है कि अच्छा यहाँ पर हम मेथोट्रेक्सेट क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेडनिसोलोन क्यों दे रहे हैं, तो ये इन्हीं ड्रग, इन्हीं साइट्स पे जाके ये एक्ट कर रही होती हैं, जितने भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि हम इसके अंदर प्रेडनिसोलोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या हम इम्यूनोसप्रेशन क्यों दे रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं जगहों पर जाके एक्ट कर रही होती हैं, ये सारी इम्यूनोजेनिक डिजीजेस हैं, तो इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है।
ओके, पहले हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं और उसके बाद हम इसके क्राइटेरिया पे आते हैं कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हमने बात कर ली मोनो आर्थराइटिस की, हमने ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि ओलिगो आर्थराइटिस के अंदर आ रहा था उसकी भी बात कर ली। देयर इज वन टर्म लेफ्ट दैट इज पोली आर्थराइटिस। पोली आर्थराइटिस के अंदर हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी एसएलई की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की और स्क्लेरोडर्मा की। ठीक है, पोली आर्थराइटिस का मतलब था कि 4 और मोर जॉइंट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको पोली आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ओलिगो और पोली दोनों के अंदर आता है। इसके अंदर जो जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, दैट इज सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास हैंड के लेफ्ट हैंड के जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं या मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं या आपके पास पीआईपीज प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास राइट हैंड के भी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। दैट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, पहले यहाँ से शुरू होते हैं फिर ऊपर जाते हैं, मतलब सिमेट्री में चल रहे होते हैं। कोई सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता कि एक जगह का सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व है, इसमें दोनों जगह के सिमेट्री के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, और ये एक इरोसिव और इरोसिव आर्थराइटिस है, मतलब इसके अंदर बोन की डिफॉर्मिटीज मिलेंगी आपको। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट जहां पर आप इसको एसएलई के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो। एसएलई में भी आपको स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, आरए में भी स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, लेकिन उसके अंदर आपको डिफॉर्मिटीज नहीं मिलती। आरए के अंदर आपको डिफॉर्मिटीज मिलेंगी। ठीक है, वो डिफॉर्मिटीज अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि डिफॉर्मिटीज किस तरह की मिलती हैं आपको। अच्छा, पेशेंट की अब हमने कहा कि ये ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक डिजीज है, तो पेशेंट प्रेजेंट करता है पेन, जॉइंट स्वेलिंग एंड स्टिफनेस के साथ। कोई मुझे ये बता सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टिफनेस में क्या फर्क था और ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टिफनेस कितनी देर तक लास्ट करती थी? ऑस्टियो की मोर देन 15 मिनट्स होती है और रूमेटॉइड की लेस देन 15 मिनट्स होती है इन द मॉर्निंग। हाँ, मतलब ठीक बताया, थोड़ा उल्ट कर गई हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मोर देन 15 मिनट्स लास्ट करती है और ऑस्टियो की लेस देन 15 मिनट्स लास्ट करती है। तो पेन, जॉइंट स्वेलिंग और स्टिफनेस के साथ अफेक्टिंग द स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स, फीट एंड रिस्ट इन अ सिमेट्रिकल फैशन, दोनों की एक साथ ही इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और अब हम अच्छा इसके अंदर बाद में डिफॉर्मिटीज आगे बहुत ज्यादा बताई हुई हैं, पहले हम देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। अब इसके अंदर ये रूमेटॉइड डिजीज है तो इसके नाम से ही एक फैक्टर है, दैट इज रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, और एक प्रोटीन होती है एंटी सिट्रोलिनेटेड प्रोटीन। ठीक है, कोई बात नहीं, एंट्री सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एक एंटीबॉडी है। ठीक है, इसके अंदर ये दो पॉजिटिव मिलती हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? अगर तो एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तो हम उसको रूमेटॉइड के अंदर नहीं लेते, हम उसका स्कोर 0 कर देते हैं। ठीक है, 2 से 10 लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है तब भी एक है। देखो, लार्ज जॉइंट का इसके अंदर इतना क्राइटेरिया नहीं है, जब भी स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी ना तब हम इसके क्राइटेरिया के जो स्कोर्स हैं वो बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ये आपने करना है क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया इस दफा वाइवा में जिसका भी रूमेटॉइड का केस था, लॉन्ग केस था, उससे सुना गया। फिर उसके बाद जो इसके अंदर से एमसीक्यू आया हुआ है ना प्रॉफ में, वो हम मैं आपको लास्ट में बताती हूँ इस क्राइटेरिया का क्या एमसीक्यू बन सकता है। 1 to 3 स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व है तो 2, 4 to 10 तो 3 हो जाएगा। अगर 10 से ज्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो 5 का स्कोर आ जाता है। ठीक है, सीरोलॉजी में हम देखते हैं आरएफ फैक्टर मतलब रूमेटॉइड फैक्टर और एसीपीए। ठीक है, और अगर तो वो नेगेटिव है 0, अगर लो है तो 2, अगर हाई पॉजिटिव है तो 3। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स क्योंकि हमने कहा कि ये क्रॉनिक डिजीज है तो मोर देन 6 वीक्स तो स्कोर 1 दे देना है। ठीक है, और फिर अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आ जाते हैं, सीआरपी और ईएसआर आ जाता है। अगर वो रेस्ड हैं तो हम उसका स्कोर 1 दे देते हैं। ठीक है, पेशेंट का स्कोर अगर 6 आ गया ना इनमें से, तो दैट मीन्स के पेशेंट को डेफिनेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, patient with a score of equal than or more than 6 are considered to have definitive rheumatoid arthritis की एक एमसीक्यू है। ये पीड्स में भी आता है और इधर भी आता है, दिस वन। ठीक है, कि जिसका स्कोर 6 या मोर देन 6 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब जितनी हमने, अच्छा अभी हम और आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की 2 रीजंस हैं।
एक तो ये कि वेस्कुलाइटिस, ये फॉर द डायग्नोसिस, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि आपने डायग्नोस करना है ना रूमेटाइड को, तो 3 चीजें लेनी है। हाँ, अगर हम 6 से ज्यादा आएगा तो फिर हम रूमेटोलॉजी मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस का ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएंगे इसको। ट्रीटमेंट के लिए तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन जो अगर हमने डायग्नोस करना है सबसे पहले, तो डायग्नोसिस के लिए ये क्राइटेरिया है। अगर ये 6 से नीचे आ जाएगा ना स्कोर, तो इसका मतलब कि ये रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं है। ठीक है, 6 और 6 से इक्वल आएगा तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस है। और अगर 5 है, 4 है, 3 है, तो हम फिर एक्सक्लूड करेंगे बाकी डिजीजेस को। हो सकता है पेशेंट को एसएलई हो, तो फिर हम और एंटीबॉडीज के लेवल चेक कराएंगे पेशेंट को। लेकिन 6 पे ये कंफर्म हो जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा, हमारी बुक में ना एक टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, ये मुझे एंड पर याद कराना जब। ओहो, एक तो इसका इतना बड़ा मसला है। ओके, अच्छा, इसके अंदर एक टॉपिक है, ये सेकंड पैराग्राफ जो क्लिनिकल फीचर्स का है, इसमें लिखा हुआ है कि अनदर प्रेजेंटेशन इज विद प्रॉक्सिमल मसल स्टिफनेस मिमिकिंग पोलीमायल्जिया रोमैटिका, जिसमें पेशेंट को हेयर कॉमिंग में और स्टेयर्स को मतलब सीढ़ियां चढ़ने में मसला होता है, दैट इज पोलीमायल्जिया रोमैटिका। ठीक है, वो सेम जो कंप्लेन है वो इसके अंदर भी आ सकती है, लेकिन पोलीमायल्जिया रोमैटिका इज अनदर डिजीज जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगी वो हमने कहाँ से करनी है। ओके, हाँ, ये रिलैप्सिंग और रिमिटिंग एपिसोड्स ऑफ पेन स्टिफनेस आती जाती रहती हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, तो रिलैप्स भी होंगे, रिमिट भी कर जाएगी, ठीक भी हो जाएगी और आती जाती रहेगी। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे थे हम कि क्यों आती हैं। एक वेस्कुलाइटिस की वजह से आती हैं, और जिनके अंदर आरएफ फैक्टर और एसीपीए मतलब एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड जो है एंटीबॉडी, वो पॉजिटिव मिलेंगी उनके अंदर, ये जो है आपके पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ज्यादा आती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज हैं, आपने बस डिफॉर्मिटीज, आपको कोई डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन जब भी आप पेशेंट की एग्जामिनेशन करोगे ना लॉन्ग केस के लिए, तो तब आपको डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, पेशेंट की हैंड की जो या उंगलियों की जो डेविएशन हुई होगी ना, वो अल्नर साइड पे हुई होगी। देयर कैन बी, ये जो लिखा हुआ है मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ साथ, जो इसके अंदर डिफॉर्मिटीज मिलती हैं, अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी को भी बताती हूँ। ठीक है, और बटन होल डिफॉर्मिटी, या जिसको जी डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, थंब की ये मिलती हैं आपको। ये 3 जो है आपने याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये भी फिंगर्स की होती है बेसिकली। पीआईपी जो लास्ट जॉइंट होता है ना आपका, डीआईपीज, उनके अंदर ये मिलती है आपको। ठीक है, और बटन होल डिफॉर्मिटी या जी डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, ये मिलती है आपको। मैं आपको दिखाती हूँ अभी फिगर के अंदर ये कैसे मिलती है। ये देखो, ये जो फिंगर्स हैं, ये देखो, ये अल्नर साइड पे जा रही हैं, ये इस साइड पे जा रही हैं, दिस इज योर अल्नर साइड। ठीक है, हम पाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं। तो फिंगर्स की जो डेविएशन होती है ना, ऑब्वियसली इतनी क्लियर आपको कहीं पे भी चीज नहीं मिलती है। ठीक है, ये डिफॉर्मिटीज उधर जा रही हैं उस साइड पे। ठीक है, और ये जो है, दिस इज स्वान नेक। स्वान नेक डिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि ये ज्वाइंट पे बेंट होती है, जो रिमेनिंग डिस्टल पोर्शन होता है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, जॉइंट पे बेंट होती है और जो रिमेनिंग डिस्टल पोर्शन होता है वो स्ट्रेट होता है। दिस इज स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है, यहाँ पर ही 2-3 ही बताई हुई हैं बस। इस तरह की डिफॉर्मिटीज आपको मिलती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आप लोग जब भी पेशेंट देखोगे ना लॉन्ग केस के लिए, तो लॉन्ग केस में अगर वो एसएलई का पेशेंट है ना, तो
वो उसके हाथ भी हो सकता है आपको ऐसे ही देखने में मिले। अगर आप उसकी डिफॉर्मिटी को स्ट्रेट करने की कोशिश करोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने उसकी एक फिंगर पकड़ी है और उसको स्ट्रेटन अप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फिंगर की जो डिफॉर्मिटी है वो परमानेंट होती है, रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। लेकिन एसएलई में अगर आपको मिल भी रही है ना पेशेंट की इस तरह की डिफॉर्मिटी, तो वो स्ट्रेटन अप हो जाएगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिफॉर्मिटीज नहीं है, ये एसएलई की है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और अच्छा, ये चीज आपको यहाँ पर बुक में लिख लो कि इसके अंदर डीआईपीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट कभी भी आपको आरए के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती इसकी। फिर इसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक फीचर्स आते हैं। सिस्टेमिक फीचर्स में क्रॉनिक इलनेस चल रही है, ठीक है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड फटीग, और ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, बोनी इरोजन्स की वजह से आपको मिलता है। ठीक है, और इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन मसल वेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस और आप अगर मसल यूज नहीं कर रहे हो, जॉइंट यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका वहां पे मसल वेस्टिंग होगी। अच्छा, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स वो कहते हैं किनके अंदर मिलते हैं, जो सीरो पॉजिटिव होते हैं। सीरो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जिनके अंदर आरएफ फैक्टर और एसीपीए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो रूमेटॉइड नोड्यूल्स, जो कि हमेशा आपको एक्सटेंसर टेंडन्स में मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा एक टेबल बना हुआ है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस का, आप इसको भी याद कर सकते हो, और मैं आपके लिए साथ साथ पढ़ भी देती हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, वेस्कुलाइटिस मिलेगा। वेस्कुलाइटिस में आपको जहां जहां पर भी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं स्किन के अंदर, कुटेनियस अल्सरेशन, रीनल और कोरोनरी आर्टरी के अंदर ओक्लूजन हो सकती है। ये बहुत ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस का एक एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका। ठीक है, ये पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, पेशेंट की मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है आई के अंदर। इसके अलावा स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, ये वाली चीजें भी इसके साथ हो सकती हैं। ठीक है, और इसी तरह सीरोसाइटिस, सीरोसाइटिस में जितना भी मतलब जहां पे भी प्लूरा आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी आ जाती है, उसको इन्वॉल्व करके उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकती है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है। ठीक है, और हार्ट की जब भी इन्वॉल्वमेंट होगी, कि ये सारी इन्वॉल्वमेंट, एक तो आपने अंडरलाइंग प्रिंसिपल याद रखना है वेस्कुलाइटिस का और सीरो पॉजिटिविटी का, कि आरएफ फैक्टर और एसीपीए की डिपोजिशन से हो रहा है, और वेसल्स की ऑक्लूजन की वजह से। हार्ट ब्लॉक्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, कार्डियोमायोपैथी के साथ और आर्टरी क्लूजन्स के साथ, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है पेशेंट को इसके अंदर। अच्छा, जो इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज हैं, मतलब कि इसके अंदर पेशेंट जो है आपके पास मीडियल नर्व की इंट्रैपमेंट के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। मीडियल नर्व कंप्रेशन, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर जाएगा। और अल्नर नर्व कंप्रेशन एट द एल्बो, इस दफा हमें प्रॉफ में ये एमसीक्यू आया हुआ था कि अल्नर नर्व की सबसे ज्यादा कॉमनली जो कंप्रेशन होती है वो किस जगह पर होती है, तो जो मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस होता है उसके वहां पर सबसे मोस्ट कॉमनली जो अल्नर नर्व इंट्रैप होती है। मीडियन नर्व का तो हमें पता है ना कि मीडियन नर्व हमारे कार्पल टनल में हो रही होती है, रेस्ट जॉइंट पे हो रही होती है, लेकिन अल्नर नर्व की कंप्रेशन सबसे ज्यादा जो मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है उधर हो रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन, पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, इसमें जो हमारा अटलेंटो एक्सियल जॉइंट है, जो फर्स्ट और सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा का जॉइंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसमें एक चीज आपको बतानी है कि इसका आपके पास अगर एमसीक्यू आएगा तो इसका पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा जब भी अटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन होती है। अच्छा, इसका जो है इसका एमसीक्यू मैंने किसी और बुक में देखा है और वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो अटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन के नाम से है, कि अटलेंटो एक्सियल या जो स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन है वो किस ऑटोइम्यून डिजीज में होती है, किस रूमेटोलॉजी की डिजीज में होती है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होती है। और कब आपने सस्पेक्ट करना है, अगर आपके पास न्यू ऑनसेट ऑफ ऑसिपिटल हेडेक के साथ पेशेंट आ रहा है तो आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साथ अटलेंटो एक्सियल जॉइंट की डिसलक्सेशन के साथ आया, सबलक्सेशन के साथ आया। इसके अंदर से बस यही था। अदर कॉम्प्लिकेशंस, इसका एक एमसीक्यू ये आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है
ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज में ब्लड लॉस, अकल्ट ब्लड लॉस आपका होता है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा होता है। तो माइक्रोसिटिक अनीमिया भी होगा, आयरन की जो अब्जॉर्प्शन है उसकी मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है, या ऑकल्ट ब्लड लॉस की वजह से। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज जो क्रॉनिक डिजीज का अनीमिया होता है, दैट इज नॉर्मोसेटिक अनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसेटिक अनीमिया, ठीक है। अच्छा, फेल्टी सिंड्रोम क्या है? फेल्टी सिंड्रोम का मतलब है कि सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज व्हाट, कि जिसके अंदर आरएफ फैक्टर और एसीपीए दोनों पॉजिटिव मिले और उसके साथ पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली भी हो, ठीक है। तो इसका भी बहुत दफा एमसीक्यू आता है, व्हाट इज फेल्टी सिंड्रोम। इसका नाम है फेल्टी सिंड्रोम, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट और साथ उसको न्यूट्रोपीनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यहाँ पर अगर आप ये वर्ड यूज कर लो ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद हाइपरस्प्लीनिज्म, क्योंकि हाइपरस्प्लीनिज्म की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना कि स्प्लीनोमेगैली के साथ 2 और मोर सेल लाइंस की डेफिशिएंसी। तो ये फेल्टी सिंड्रोम है, ठीक है। ये बकायदा पूरा इन्होंने टेबल बनाया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये पूरा का पूरा करना पड़े, तो ये आप स्किप कर सकते हो फेल्टी सिंड्रोम वाला। जितना मैंने आपको बताया है ना कि दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फेल्टी सिंड्रोम का एमसीक्यू, इस पे कभी भी यूक्यू नहीं आता है। अच्छा, अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशंस पे हम मोस्टली तो इन्वेस्टिगेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ईएसआर और सीआरपी, इनका जो लेवल है ये रेज मिल सकता है आपको। एसीपीए कराना है और आरए कराना है। अच्छा, आपको आपने सिनेरियो पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपको सिनेरियो ये था कि एक 40-year-old फीमेल है, वो आपके पास आई है, उसके दोनों हाथों के जॉइंट्स में पेन होती है, उसको मॉर्निंग स्टिफनेस भी है जो कि 1 घंटे से ज्यादा लास्ट करती है, और फिर उसके बाद जो उसको स्प्लीनोमेगैली है या फिर उसके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, जिससे आपको पता चल रहा है पूरे सिनेरियो से कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो सिनेरियो है। आगे उन्होंने आपको ये भी नहीं बताया बना, या आपको ये बता दिया है कि आरएफ फैक्टर नेगेटिव है, एसीपीए नेगेटिव है, तो इट डजंट मीन कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक्सक्लूड हो जाता है आपके डायग्नोसिस से, ठीक है। अगर आपको आपकी हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है या पेशेंट को ये भी बता दिया है कि कोई डिफॉर्मिटी है, तो तब तक फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही रहेगा, क्योंकि एसीपीए का लेवल और आरए का लेवल जो है वो हर 100% पेशेंट्स में आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। हमने क्राइटेरिया में भी पढ़ा है ना कि किसी के अंदर लो होता है, किसी के अंदर एब्सेंट होता है, किसी के अंदर हाई होता है इनके लेवल्स, एसीपीए और आरए के लेवल, रूमेटॉइड फैक्टर के लेवल्स, तो आपको हर किसी के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 70% ऑफ द पेशेंट्स में या 80% ऑफ द पेशेंट्स में आपको पॉजिटिव मिल सकते हैं, और मे बी 30% में या नेगेटिव में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच इज मोर स्पेसिफिक फ्रॉम इन बिटवीन रूमेटॉइड फैक्टर और एसीपीए, तो एंटीसिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू रूमेटॉइड फैक्टर, क्योंकि आप आगे जो हमने डिजीजेस पढ़नी है ना, उनमें बहुत सारे डिजीजेस में हमें रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। फिर आप एक्सरे करा सकते हो जॉइंट्स का, आपको डिफॉर्मिटीज देखने के लिए, ठीक है। आपको उसके अंदर बट सारी डिफॉर्मिटीज ऊपर से भी नजर आ रही हैं, लेकिन अंदर से जॉइंट की इरोजन और डिस्ट्रक्शन भी आपको मिलेगी। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गई है? आप जब किसी बोन के एक्सरे के ऊपर देख रहे होते हो, से दिस वन, ठीक है, आप इस ये भी समझो कि ये नॉर्मल एक्सरे है, ठीक है। यहाँ पर तो इन्होंने सबलक्सेशन के बारे में बताया हुआ है ना, या कॉर्ड कंप्रेशन के बारे में बताया हुआ है। मैं वैसे बता रही हूँ कि आप एक बोनी एक्सरे के ऊपर देख रहे हो, जो एक्सरे पे आपको बोन मिलती है ना, दैट इज सॉलिड वाइट, ठीक है। बोन का जो कलर होता है ना वो वाइट होता है। जब उसके अंदर से और जब उसके अंदर एरोजन या ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो ब्लैक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसका जो व्हाइट कलर है वो डिम होना शुरू हो जाएगा। जहां पर भी आप देख सकते हो कि जहां अगर आपको किसी ने एक्सरे दिखाया और आपको एक पूरी नॉर्मल बोन में सॉलिड व्हाइट एरिया नजर आ रहा है पूरी बोन का, लेकिन एक एरिया पे जाके आपको डिम होता हुआ वो कलर दिखाई दे, तो दैट मीन्स कि वहां पे ऑस्टियोपीनिया है, ठीक है।
ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज सेम, ठीक है। मतलब एक हम लैब वैल्यू पे और क्लिनिकली और हम एक्सरे के ऊपर देख के बताते हैं कि ऑस्टियोपीनिया इस थोड़ा सा मतलब कि अभी वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है, क्लिनिकली इतना मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, और ऑस्टियोपोरोसिस है कि वो क्लिनिकली भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर गया, बोन पेन्स के साथ, वीक होना शुरू हो गई हैं, फ्रैक्चर्स के साथ। ओके फिर उसके बाद हाँ, तो अच्छा ये चीज होगी, तो आपको एक एमसीक्यू ये भी आता है कि इसके ऊपर जब हम इसका एक्सरे कराते हैं ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट का एक्सरे कराते हैं, तो जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर पढ़ा था ना कि हमें लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस मिलेगी, इसके अंदर भी हमें लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस मिलती है, ठीक है। और उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे, इसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स की बजाय ऑस्टियोपीनिया मिलता है, ठीक है। उसके अंदर बोनी आउटग्रोथ मिल रही थी और इसके अंदर हमें ऑस्टियोपीनिया मिल रहा होता है। तो जो पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया या जॉइंट के इर्द गिर्द ऑस्टियोपीनिया मिले, तो दैट इज स्पेसिफिक एक्सरे फाइंडिंग फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। दिस वन plain x-ray of hands usually normal, but पेरी-आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस एंड मार्जिनल जॉइंट जो हैं ये आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, ये जो बॉक्स ऊपर जो बना हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस, इस डायग्नोस को एस्टेब्लिश करने के लिए एक आपके पास क्लिनिकल क्राइटेरिया, ईएसआर, सीआरपी का लेवल, रूमेटॉइड फैक्टर, एसीपी लेवल, एसीपी के लेवल करा सकते हो। डिजीज को मॉनिटर करने के लिए ईएसआर, सीआरपी देखोगे, और आपके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिलीव हो रहे हैं या नहीं। ड्रग की एफिकेसी भी आप इसी तरह चेक करते हो। DAS28 स्कोर जो है वो डिजीज एक्टिविटी स्कोर है, जो बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बनाया गया है, वो अगले पेज पे हम डिस्कस करते हैं। और डिजीज के मॉनिटर, डिजीज डैमेज को मॉनिटर करने के लिए एक्सरेज कराते रहोगे कि डिफॉर्मिटीज या इरोजन या ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया है या नहीं, ठीक है। और ड्रग, क्योंकि हम इसके अंदर सारे के सारे इम्यूनोसप्रेसिव और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहे होते हैं, तो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, जहां जहां से वो एक्सक्रीट होते हैं उसको आपको मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। DAS28 इज वाइडली यूज टू असेस डिजीज एक्टिविटी, ट्रीटमेंट का देखने के लिए, रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में ना आपको, अगर आपने ये कर लिया ना, तो जो इतनी बड़ी मैनेजमेंट लिखी हुई है ना, दिस इज ऑन पेज नंबर 1026, ये एल्गोरिथम है कि आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। इसका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि आपको, आपने डायग्नोज बना लिया पेशेंट का रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करानी है पेशेंट को ड्रग्स, देयर आर 2 ड्रग्स, एक है मेथोट्रेक्सेट MTX और प्रेडनिसोलोन, ठीक है। आपको पता है कि प्रेडनिसोलोन पे आप पेशेंट को मेंटेन तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रेडनिसोलोन पे या कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे पेशेंट को मेंटेन करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स जो कि पेशेंट की डिजीज को वर्सन कर सकते हैं या पेशेंट को और डिजीज करा सकते हैं, जैसे कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, या पेशेंट की ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा वर्सन हो जाएगी। तो आपने मेथोट्रेक्सेट और प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करानी है, और मेथोट्रेक्सेट की डोज को इंक्रीज करते जाना है और प्रेडनिसोलोन की डोज को टेपर डाउन करते जाना है। फिर आपने डिजीज एक्टिविटी स्कोर कैलकुलेट करना है। डिजीज एक्टिविटी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। डिजीज एक्टिविटी स्कोर आपने कैलकुलेट किया, तो इफ डिजीज एक्टिविटी स्कोर इज मोर देन 2.6, ठीक है, तो आपने इसके अंदर जो है सल्फासेलाजीन ऐड कर देनी है और साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ऐड कर देनी है। ये 2 ड्रग्स आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, अगर तो डिजीज एक्टिविटी स्कोर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर डिजीज एक्टिविटी स्कोर स्टेबल है, 2.6 से कम है, तो आपने मेथोट्रेक्सेट पे ही पेशेंट को कंटिन्यू करना है, क्योंकि प्रेडनिसोलोन तो आप टेपर डाउन करते आ रहे थे, तो वो खत्म हो जाएगी उसकी डोज। और फिर आपने पेशेंट का दोबारा से डैश स्कोर कैलकुलेट करना है, डिजीज एक्टिविटी स्कोर कैलकुलेट करना है, और अगर वो 2.6 से कम है तो फिर आपने इसी ट्रिपल थेरेपी को स्टार्ट करना है। व्हाट इज ट्रिपल थेरेपी, ये क्वेश्चन आता है। ट्रिपल थेरेपी फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन,
ये 3 ड्रग्स यूज करने हैं हमने ट्रिपल थेरेपी के अंदर। लेकिन अगर डिजीज एक्टिविटी स्कोर 5.1 और 2.6 के दरमियान है तो आप डिमार्ड को चेंज कर दोगे, या आप उसके अंदर दोबारा से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड कर दोगे लो डोज के ऊपर। और अगर इससे भी आपको मतलब ट्रीट नहीं हो पा रहा है, पेशेंट 5.1 से ज्यादा है, तो आप बायोलॉजिक डिमांड उसके अंदर ऐड कर देते हो, टीएनएफ एनालॉग्स ऐड कर देते हो उसके अंदर, इन्फ्लिक्सिमैब, गोल्ड ऐड कर देते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम आपकी सारी मैनेजमेंट है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, आपको जगह जगह पर ना ये इस तरह के बॉक्सेस मिलेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन प्रेगनेंसी, या आपको किसी डिजीज का बताया होगा कि गाउट इन ओल्ड एज पेशेंट्स या जेरियाट्रिक पेशेंट्स या बच्चों के अंदर डिजीज। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जब करवा रही हूँ ना तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कहाँ पर ये चीज आपको, इसके अंदर से आपको एमसीक्यू आ सकता है या इसके अंदर से आपको नहीं आ सकता। तो इसके अंदर जो कंसेप्शन वाली बात लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसके अंदर से एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, कि आप पूछा जा सकता है कि प्रेगनेंसी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है तो कौन सा ड्रग यूज कर सकते हैं और कौन सा ड्रग जो है वो नहीं यूज कर सकते। तो मेथोट्रेक्सेट को डिसकंटिन्यू कर देनी है। ठीक है, और लीफ्लोनामाइड का तो एमसीक्यू मैंने खुद देखा हुआ है कि ये 2 साल के लिए जो है नहीं देनी पेशेंट को। ठीक है, और कौन सी ड्रग्स प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, सल्फासालाजीन और एजाथायोप्रीन हम दे सकते हैं पेशेंट को। ये आपने बस याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, इन 2 चीजों को अंडरलाइन कर लो। ये करने की वैसे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि काउंट करो कितने सोलन हैं, कितने टेंडर हैं, फिर ईआर और ईएसआर और सीआरपी के लेवल्स को कैलकुलेट करो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्कोर कितना है। एक पूरा एक इसका कैलकुलेटर है और उससे आप इसके स्कोर को कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज का रट्टा ही मारना पड़ना है कि कितना स्कोर है, अगर 2.6 से कम है तो क्या करना है, 5.1 से ज्यादा हो गया तो क्या करना है, इन दोनों के दरमियान है तो क्या करना है। और ट्रिपल थेरेपी का आपने जो है याद रखना है कि ट्रिपल थेरेपी क्या है, इसके अंदर मेथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, जो जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ये जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका नाम चेंज करके अब जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस कर दिया गया। ठीक है, बेसिकली JIAS जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो बच्चों के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उससे कहते हैं। ठीक है, बस, और इसके अंदर से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमने कवर कर लिया है। और आप इस जुवेनाइल का दोबारा बता दें क्या कर। मैं आपको जुवेनाइल के बारे में ये बता रही हूँ कि जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस इज जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अब इन्होंने इसका नाम चेंज करके जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस रख दिया क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स थी इस वजह से। ठीक है, लेकिन ये बच्चों का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही कहते हैं इसको। ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ सेम है। ठीक है, अच्छा अब 1 मिनट। एक बस क्वेश्चन शेयर करना है, वो देख लो, फिर उसके बाद एंड करते हैं इसको। ऑब्वियसली क्वेश्चन भी इसी का ही होगा जो हमने टॉपिक पढ़ा है, लेकिन आता किस तरह है वो एक दफा देख लो। टॉप वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, a 42 years old housewife complains of low grade fever and pain, मतलब inflammatory signs के साथ आ गई है, in the PIPs in the proximal interphalangeal joints of both hands।
ठीक है, दोनों हाथों के उसके PIPs इन्वॉल्व हैं, सिमेट्री भी पता चल गई, स्मॉल ज्वाइंट्स भी पता चल गए, और दोनों हाथों के अंदर 10 ज्वाइंट्स बन रहे हैं उसके, 10 स्मॉल ज्वाइंट्स बन रहे हैं उसके, ठीक है। शी हैज टेकन मेनी पेन किलर्स एंड एंटीपायरेटिक्स विद सम टेम्परेरी रिलीफ, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने इसका जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है ना, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम आप जब कल SLE और स्क्लेरोडर्मा भी पढ़ लेंगे ना, तो हम फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि किन किन में स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं वो सब इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a woman in her mid-30s started having stiffness of both hands on waking up in the morning. This was followed by swelling of small joints of the hands. ठीक है, अगेन उन्होंने स्टिफनेस की भी बात कर दी है, और वुमेन की भी बात कर दी, फीमेल की बात कर दी है, और स्वेलिंग की बात कर दी है, और स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड की भी बात कर दी है, ठीक है। और आगे भी उन्होंने फिर उन्होंने स्पेसिफिकली डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ इसमें आपसे, ठीक है। उन्होंने फिर आपसे पॉसिबल कॉजेज पूछी हुई हैं, तो फिर आप इसके अंदर जो पोली आर्थराइटिस की कॉजेज है ना, आप सारी वो लिखोगे। SLE हमने पढ़ी थी, स्क्लेरोडर्मा पढ़ी थी हमने, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस बेसिकली, और हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ी है, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने इसके अंदर हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशंस में आपने ESR CRP का लेवल चेक कराना है, रूमेटॉइड फैक्टर कराओगे, एंटीसिट्रुलिनेटेड प्रोटीन कराओगे। फिर जो अगर आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर कोई और भी रखा हुआ है जैसे SLE, तो आप SLE की ऑटो एंटीबॉडीज भी कराओगे, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी का लेवल चेक कराओगे। ड्रग्स यूज्ड इन दिस कंडीशन, तो वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं और प्रेडनिसोलोन आ जाती है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस बता देनी है आपने। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्लूराइटिस हो सकता है, सिरोसाइटिस हो सकता है, वो सब इसके अंदर आपने बता देनी है। Last question है, a 42-year-old female presented with complaint of pain with swelling of small joints of hands and feet for 3 months, और labs show CBC anemic है patient, TLC count is fine, platelet count is decrease, ESR उसका बढ़ा हुआ है, CRP उसकी बढ़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे उन्होंने एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स की बात कर ली है, फीट्स की बात कर ली है, दोनों हाथों की बात हुई है, ठीक है। अगर एक की होती तो वो आपको बताते किस हाथ में, और फीमेल की बात है, ठीक है, यस एग्जैक्टली। यहाँ पर आप फेल्टी सिंड्रोम भी लिख सकते हो इसको, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये फेल्टी सिंड्रोम है या क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लीडिंग टू फेल्टी सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपको बताया नहीं है ना कि स्प्लीनोमेगैली है या फिर क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। तो ये और ना ही उन्होंने इतना आप जो न्यूट्रोपीनिया है, TLC का लेवल भी उन्होंने इतना ज्यादा नहीं बताया हुआ। गुड वन मारिया। और हाँ, प्लेटलेट्स डिक्रीज है, लेकिन आप एक सेल लाइन के डिक्रीज होने पे आप फेल्टी सिंड्रोम ना लेबल करोगे। फेल्टी सिंड्रोम के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ स्प्लीनोमेगैली या 2 सेल लाइंस की डेफिशिएंसी मिले तो आप पेशेंट को फेल्टी सिंड्रोम लेबल कर सकते हो। न्यूट्रोपीनिया के साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो तो फिर आप लेवल कर दोगे। जैसे यहाँ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो मिल रहा है, लेकिन TLC का लेवल 4000 से 11,000 तक होता है, तो वो तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको रेमाटाइड का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसके बाद आपके जो रह गए हैं ना, एक SLE मेन टॉपिक है, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हम एक दिन में जरूर कवर करेंगे। SLE और स्क्लेरोडर्मा को एक दिन में करेंगे, तो ये 2 दिन इसको लगेंगे, और फिर एक दिन में हमने वेस्कुलाइटिस पढ़ना है। वेस्कुलाइटिस भी हमने पैथोलॉजी में ऑलमोस्ट सारे कवर किए होते हैं, उनपे कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, लेकिन आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी जितने टॉपिक हैं यू कैन स्किप, जितने भी इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, बहुत ज्यादा टॉपिक्स इसके बीच में बताया हमें छोटे छोटे से, वो आप लोग स्किप कर सकते हो। मैं मैसेजेस देख लूं क्या है। यस, 3 मोर डेज में ये रूमेटोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद जब CVS स्टार्ट होगा तो मैं कहूंगी कि CVS में कोई भी ना मिस करे। CVS बहुत इंपॉर्टेंट है, और CVS में ना कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज के कॉन्सेप्ट्स हैं और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के हैं, और ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। लोग कैप्लान के लेक्चर्स देखते हैं 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के एक टॉपिक के, बिल्कुल भी नहीं समझ आती है। मैंने भी सुने थे CVS के लेक्चर्स, लेकिन नहीं समझ आती, तो वो लाजमी आप लोग सारे लोग लेना, ठीक है। वो हम लोग ईद के बाद से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने इसलिए नहीं ऑफ रखा क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को अगर ये कल और परसों खत्म हो गया ना 2 दिन के अंदर,
फिर उसके बाद छुट्टियां, और वरना शायद 1 दिन और लगाना पड़े। फिर हम ईद के बाद CVS स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ लाइबा? अभी कल 27वीं है ना, तो इबादत करनी है। चलें ठीक है, ठीक है, संडे को छुट्टी कर देते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन में ये कवर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।